हेलो एवरीवन। सो आज ही जम्मू कश्मीर पीएससी का पेपर हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आए। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चंस कवर करूँगा और इसी तरह से पार्ट वाइज जिस तरह से सब्जेक्ट वाइज मैं करता आ रहा हूँ उसी तरह से सारे सब्जेक्ट वाइज कवर कर लेंगे। सो देखिए ये क्वेश्चन को असरसन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। बोला जा रहा है असरसन में इन अशोकाज टाइम भेरी घोष वाज रिप्लेस्ड विद धम्म घोष, यानी अशोका के समय में भेरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस कर दिया गया। और दूसरे आपको रीजन में बताया गया है आफ्टर अशोकाज एक्सीडेड टू द थ्रोन अशोका फोर्ट अ मेजर वॉर कॉल्ड द कलिंगा वॉर। सो नाउ पहले बात करते हैं कि भेरी घोष और धम्म घोष का मतलब क्या होता है। देखिए भेरी घोष का अर्थ ये होता है कि किसी भी राज्य को या किसी भी एरिया को भेरी घोष यानी कि पावर के आधार पे उसे ऑक्यूपाई करके रखना, और धम्म घोष का मतलब होता है धर्म के आधार पे रूल करना। सो अशोका के टाइम पे क्या हुआ, आपने ये पढ़ा होगा कि अशोक ने जब कलिंग का वॉर लड़ा उसके बाद भारी रक्तपात दे करके उसने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और उसके बाद उसने धम्म घोष की बात की कि अब जो राज्य चलेगा वो धर्म के आधार पर चलेगा। और यहाँ पे धर्म का मतलब किसी धर्म से एसोसिएटेड ना होकर के पीपल गुडविल यानी लोगों की भलाई के लिए काम किया जाएगा, राइट। और ये बेसिकली आपने ये पढ़ा होगा पाली और प्राकृत भाषाओं में जो वर्ड है जैसे धर्म को धम्म बोल दिया जाता है। सो ये बिल्कुल सही है। क्या अब ये रीज़न जस्टिफाई करता है सरसन को? बिल्कुल करता है, क्योंकि कलिंग के वॉर के बाद ही अशोक ने भेरी घोष को धर्म घोष से रिप्लेस किया था। सो यहाँ पे आंसर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? दोनों ही जो स्टेटमेंट है ए और आर और ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, राइट। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है ना। इसका सोर्स की बात करते हैं। सो बेसिक एनसीईआरटी में कवर है। तमिलनाडु बोर्ड जो तमिलनाडु बोर्ड होती है उसमें भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली कवर्ड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना। ये देखिए मैच द फॉलोइंग आपको मैच करना है। वेलान वागाई है, साल भोग है, देवदत्त है और पली छंदम है। सो क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, वहाँ पे वेटी के बारे में रेफ़र किया गया कि वेटी क्या होता है। और ये पिछले साल ही जम्मू कश्मीर पीएससी में पूछा गया कि वेटी जो है उसका क्या अर्थ है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड टैक्स इज वेटी टेकन नॉट इन केस बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी फोर्स्ड लेबर के रूप में जो टैक्स लिया जाता था वो वेटी था। ये केस के रूप में ना लेकर के जो है वो फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जाता था। इसी तरह से कादामाई था, और कादामाई जो है वो लैंड रेवेन्यू का रूप होता था। ये चोला पीरियड की बात की जा रही है। सो इसी चैप्टर के अंदर आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ लैंड की बात की गई है कि चोला इंस्क्रिप्शन में सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड की बात की गई है। सबसे पहला आता है वेलान वागई। वेलान वागई का मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोपराइटर्स, यानी नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोपराइटर्स के जमीन को वेलान वागई कहा जाता है। इसी तरह से ब्रह्मदेय था। ब्रह्मदेय कैसा लैंड होता था? उस तरह का लैंड जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट किया जाता था। अगेन साल भोग जो है वो स्कूल से रिलेटेड, स्कूल के मेंटेनेंस से रिलेटेड लैंड को कहा जाता था। उसके बाद है देवदान या फिर तिरुनामट्टुकनी। ये दोनों जो है दोनों वर्ड वो एसोसिएटेड है लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, यानी टेम्पल्स बनाने के लिए जो लैंड गिफ्ट किया जाता था वो कहलाता था देवदान। उसी तरह से फिर पली छंदम है, और पली छंदम उस लैंड को कहते थे जो जैन इंस्टीट्यूशंस को डोनेट किया जाता था। सो वेलन वागई हमने बात कर ली, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स। इसी तरह से अभी ये जो क्वेश्चन है ना तिरुना मत्तुकनी वाला, ये पूछा गया है सीजीएल और आरआरबी में इसी ईयर, राइट। पूछा गया था कि तिरुन मत्तुकनी जो है वो लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स को क्या बोला जाता था, और वहाँ पे देवदान ऑप्शन में नहीं था, तिरुना मट्टुकनी था। तो ये दोनों वर्ड ध्यान रख लीजिए कि टेम्पल में लैंड गिफ्ट जो किया जाता था वो देवदान और तिरुना मट्टुकनी कहलाता था। और साल भोग वर्ड से ही आप समझ सकते हैं स्कूल के मेंटेनेंस से रिलेटेड था। ब्रह्मदेय अगेन नाम से ही पता चल रहा है लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। और वेलान वागई आप अलग से ध्यान रख लीजिए। सो ना अब इसे आंसर करिए। वेलान वागई क्या है हमने देखा अभी। वेलान वागई है लैंड गिफ्टेड टू नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स। साल भोग की हमने बात की स्कूल से एसोसिएटेड लैंड है। सो ये 2 जाएगा डी के साथ। अगर सिर्फ आप एक भी जान रहे हैं तो यहाँ एक ही ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको जिसमें ऑप्शन ए में 1 को बी के साथ मैच किया गया है, राइट। सो साल भोग हमने देखा लैंड गिफ्टेड टू स्कूल्स। उसके बाद देवदत्त जो है वो लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स है, और पली छंदम है लैंड गिफ्टेड टू नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स। सो अगेन इसका सोर्स क्या है? एनसीईआरटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत देयर वाज ओनली वन सुल्तान हु वॉलंटरी एब्डिकेटेड हिज थ्रोन एंड मूव्ड टू अ स्मॉल टाउन अवे फ्रॉम दिल्ली। यानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एकलौता ऐसा सुल्तान हुआ जिसने वॉलंटरली यानी स्वेच्छापूर्वक अपनी गद्दी को त्याग दिया और मूव टू अ स्मॉल टाउन अवे फ्रॉम दिल्ली। सो और दिल्ली के से दूर एक छोटे टाउन की ओर मूव कर गया। अब बोला जा रहा है इससे संबंधित कौन सी पर्सनालिटी है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज रिलेटेड टू इट्स कंटेक्स्ट। पहला ऑप्शन दिया गया बहलोल लोदी, दूसरा आलम शाह, तीसरा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, और चौथा है नसीर अल-दिन मोहम्मद सेकेंड ऑफ ममलूक डायनेस्टी। सो देखिए क्या हुआ था। तिमूर के अटैक के बाद 1398 के बाद
जो दिल्ली सल्तनत में जो राजा है उसका नाम था खिज़र खान। खिज़र खान ने किस डायनेस्टी की स्थापना की? मैंने अपनी हिस्ट्री वाली वीडियो में ही बताया, सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। और सैयद डायनेस्टी जो है वो 1414 में इस्टेब्लिश हुई। ये डायनेस्टी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। 1451 में जो अब वन ऑफ द लास्ट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, उनका नाम था अलाउद्दीन। और ये जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन खिलजी से अलग है, राइट। तो 1451 में उसने जो अपनी गद्दी थी वो छोड़ दी, किसके फेवर में? बहलोल लोदी के फेवर में। बहलोल लोदी ने फिर लोदी वंश की स्थापना की। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लोदी वंश के अंतिम राजा कौन थे जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि एसोसिएटेड पर्सन का नाम पूछा गया, ना कि उस पर्सन का जिसने गद्दी को छोड़ा था। सो ऑप्शन ए। नाउ अगेन ये देखिए, स्टैंडर्ड बुक्स में ये डिटेल में कवर नहीं किया गया है। सो यहाँ पे बेसिक एनसीईआरटीज़ के अंदर सैयद डायनेस्टी के फाउंडर का नाम ही दिया गया है खिज़र खान, 1414 से 1421 तक। और ओवरऑल सैयद डायनेस्टी जो है वो 1414 से 1451 तक चली थी। अब ये डिटेल्ड में इस इवेंट को कवर नहीं किया गया, बट आप हायर बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये आपको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुशानाज के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द फाउंडर ऑफ कुशान डायनेस्टी वाज कैडफिसेस फर्स्ट। ये बिल्कुल सही है, ये आपको हर स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी में भी इवन कवर्ड मिल जाएगा कि जो कुशान डायनेस्टी इसके फाउंडर कौन थे? किम कैडफिसेस, जिसका नाम था कैडफिसेस फर्स्ट। दूसरा बोला गया द कुशानाज वर अ ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब। ऑफ कोर्स ये भी करेक्ट है, यूची ट्राइब से ये बिलोंग करते थे। दे इशूड गोल्ड कॉइन्स विद द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स। हाँ ये सही है, किम कैडफिसेस ने लॉर्ड ऑफ द वीम कैडफिसेस ने, किम कैडफिसेस के बेटे का नाम वीम कैडफिसेस था, उसने जो है वो उस तरह के कॉइन इशू किए, गोल्ड कॉइन, जिसमें लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड का टाइटल था। सो इवन आप तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री भी देखेंगे तो वहाँ पे कुशानाज के बारे में दिया गया है कि कुशान जो है वो यूची ट्राइब के ब्रांच थे जो सेंट्रल एशिया से बेसिकली बिलोंग करते थे। दे फर्स्ट केम टू बैक्टीरिया डिस्प्लेसिंग द सक्काज। ओके, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि उसका जो सन था किसका? वीम कुजुल कैडफिसेस या फिर कैडफिसेस फर्स्ट का। मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो कुशान डायनेस्टी के फाउंडर थे उनका नाम कैडफिसेस फर्स्ट या फिर कुजुल कैडफिसेस, दोनों ही आप बोल सकते हैं। इसके बेटे का नाम वीम कैडफिसेस या कैडफिसेस सेकेंड था, जिसने पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया, मथुरा तक। ठीक है, यानी काफ़ी बड़ा एरिया ऑक्यूपाई किया। उसके बाद गोल्ड कॉइन्स को इशू किया, बहुत ही हाई साउंडिंग टाइटल्स जैसे लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, इन चीज़ों की तरह। और ये डिवोटी थे लॉर्ड शिवा के। सो अभी हमने तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री में देख लिया कि बिल्कुल तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। दे इशूड गोल्ड कॉइन्स विद द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ द होल यूनिवर्स। सो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है फिर? ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का है। बोला जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स के टाइम पे आपको बताना है। कॉर्नवालिस एस्टेब्लिश्ड कोर्ट ऑफ द सर्किट विच वर फॉर्म टू डील विद सिविल केसेस ओनली। पहली बात ओनली आ जाए तो आपको मार्क करना है, उसके बाद ध्यान से सोचना है। कॉर्नवालिस ने कोर्ट ऑफ द सर्किट इस्टेब्लिश किया जिसका काम था ओनली सिविल केसेस के साथ डील करना। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 आएगा, विलियम बेंटिक अबोलिश द सर्किट कोर्ट्स। विलियम बेंटिक ने सर्किट कोर्ट्स को अबोलिश कर दिया। सो ये एनसीईआरटी और मॉडर्न हिस्ट्री की कोई भी रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएगा, रिफॉर्म्स अंडर विलियम बेंटिक के अंडर। सो मैंने स्पेक्ट्रम लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विलियम बेंटिक के अंदर 4 जो सर्किट कोर्ट्स थे उसे अबोलिश कर दिया गया था। लेकिन इसी पेज के अंदर आप अगर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे रिफॉर्म्स अंडर कॉर्नवालिस में, यहाँ पे बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट जो है वह अबोलिश कर दिया गया और उसके जगह पे सर्किट कोर्ट्स की स्थापना कर दी गई। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। और कॉर्नवालिस ने ये जो 4 सर्किट कोर्ट्स स्थापित किए वो कहाँ कहाँ पे किए? कलकत्ता में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में और पटना में। अब ये जो सर्किट कोर्ट्स होते थे उसमें यूरोपियन जजेस होते थे और कोर्ट ऑफ अपील के जैसा काम करते थे दोनों ही तरह के केसेस, सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में। सो अभी हमने क्या देखा कि कॉर्नवालिस ने फौजदारी कोर्ट्स को अबोलिश किया और उसकी जगह पे सर्किट कोर्ट्स की स्थापना की। सर्किट कोर्ट्स में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस को डील किया जाता था। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, लेकिन विलियम बेंटिक के अंदर इन सर्किट कोर्ट्स को अबोलिश कर दिया गया और उसकी जगह पे सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। सो बेसिकली अब हमने क्या देखा कि कॉर्नवालिस के द्वारा जो कोर्ट ऑफ सर्किट की स्थापना की गई थी वो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस को डील कर रही थी। तो फर्स्ट तो गलत है। दूसरा बोला गया विलियम बेंटिक ने सर्किट कोर्ट्स को अबोलिश किया, बिल्कुल सही। अभी हमने देखा कि कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित की गई 4 जो सर्किट कोर्ट्स थी उसे अबोलिश कर दिया गया था। हमसे क्या पूछा गया? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। सो ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1 ओनली, क्योंकि सेकेंड तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा फिर? कौन सा गलत है? फर्स्ट तो गलत है, सेकंड सही है, तो आंसर होगा ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, यानी 2 ओनली। सिर्फ हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग के समय पे कौन कौन सी घटनाएं हुई। सालबाई की संधि, दूसरा बोला गया आयरकूट ने हैदर अली को पोर्तो नोवो में हराया, तीसरा बोला गया सेरिंगपट्टनम की संधि हुई। जैसा कि मैं अक्सर सजेस्ट करता हूं कि स्पेक्ट्रम के अंदर जो लास्ट पेजेस में गवर्नर जनरल्स के बारे में ब्रीफ में दिया गया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनते हैं गवर्नर जनरल से रिलेटेड तो जनरली यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। उसी पेज के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में दिया गया है, थर्ड मैसूर वॉर और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई। किसके टाइम पे? कॉर्नवालिस के टाइम पे। अगर वैसे भी आपने टीपू सुल्तान और हैदर अली से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़े हो तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा सेरिंगपट्टनम की संधि के बारे में, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई थी। कब? 1792 में। अभी हम लोग सालबाई की संधि भी देखेंगे, वो 1782 में हुई थी। बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। अभी हमने देखा कि जो सेरिंगपट्टनम की संधि है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस से एसोसिएटेड है, ना कि वारेन हेस्टिंग से। यहाँ से आप क्या करेंगे? 3 को एलिमिनेट। हमसे करेक्ट पूछा गया था, हम पहले 3 को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारा आंसर यहीं से निकल के आ गया है, ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है। सालबाई की संधि 1782 में हुई और ये बिल्कुल वारेन हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी। और आयरकूट ने हैदर अली को पोर्तो नोवो में हराया था, ये भी वारेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। वारेन हेस्टिंग के टाइम पे आप देख सकते हैं फर्स्ट मराठा वॉर हुई, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई और उसके बाद यहाँ इसी टाइम पे आयरकूट ने डिफीट किया था हैदर अली को। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 1 और 2 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द संगम लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप नेम्ड नैरेटिव एंड डायडेक्टिक। यानी संगम लिटरेचर को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, नैरेटिव में और डायडेक्टिव में, यानी एक लिखित रूप में और दूसरा वाचन के रूप में। आपको इसी संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित कथनों पर पहले विचार करिए। द नैरेटिव टेक्स्ट आर कॉल्ड किल्का नक्कू और 18 माइनर वर्क्स। यानी जो नैरेटिव टेक्स्ट है उसे बोला जाता है किल्का नक्कू और जो डायडेक्टिक टेक्स्ट है उसे बोला जाता है मेलका नक्कू। इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ माना जाएगा क्योंकि जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं और जो नॉर्मल रेफरेंस बुक यूज़ की जाती है उसमें ये कंसेप्ट उतने डिटेल में नहीं दिया गया है। डायरेक्टली बात करते हैं इसके आंसर की। जैसा कि इस तरह के स्टेटमेंट्स में जनरली किया जाता है, फर्स्ट को सेकंड के साथ और सेकंड को फर्स्ट के साथ इंटरचेंज कर दिया गया है। यानी नैरेटिव टेक्स्ट को मेलका नक्कू बोलते हैं, यानी 18 मेजर वर्क, और डायडेक्टिक टेक्स्ट को किल्का नक्कू बोलते हैं, यानी 18 माइनर वर्क्स। ये दोनों इंटरचेंज है। हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बोला गया था तो फिर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। नाउ अगर आप यहाँ पे थोड़ा सोचे ध्यान से कि डायडेक्टिक वर्क्स यानी कि जो लिखित वाला काम होगा और जो डायडेक्टिक टेक्स्ट है वो वाचन वाला क्रिया होगी और नैरेटिव टेक्स्ट यानी जो लिखित रूप में चलेगी। तो जो लिखित वाला है वो जनरली मेजर वर्क माना जाएगा और जो डायडेक्टिक टेक्स्ट है जो एक जगह से दूसरे जगह जैसे कि पहले चलता था वाचन के थ्रू होती थी, वो वाला माइनर वर्क्स होगा। इस तरह से भी आप इसे सोच सकते थे, बट अगेन ये क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें आपकी कोई भी गेसिंग के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, गुप्ता लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में आपको मरु और पंकीला वर्ड क्या डिनोट करते थे ये बताना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली मरु और पंकीला वर्ड एनसीईआरटीज़ वगैरह में तो कवर्ड नहीं है, बट अगर आप ये सोचें कि मरुभूमि आज भी हम लोग यूज़ करते हैं जब लैंड बहुत ज़्यादा डेसिकेट हो जाती है, सूख जाती है, उसके लिए वही वर्ड है ये लैंड क्लासिफिकेशन है। बेसिकली बहुत तरह के लैंड क्लासीफाई किए गए थे गुप्ता लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे मरु होता था जो कि डेसिकेटेड लैंड होती थी, और उसी तरह से अपहरिता होती थी जो कि मड्डी मानी जाती थी। नहीं, मड्डी जो होती थी वो पंकीला लैंड होती थी, राइट। पंकीला जो है वो मड्डी होती थी और इसी तरह से अपहरिता होती थी। अपहरिता जो है वो फैलो लैंड होती थी और मरु तो मैंने बता ही दिया, डेजर्ट वाला एरिया। बेसिकली ये क्या है? लैंड क्लासिफिकेशन। एक वर्ड से ही आप पता लगा सकते थे अगर आपके माइंड में ये स्ट्राइक करता तो, अदरवाइज फिर ये बेसिक सोर्सेज में नहीं है, ये जो यूनिवर्सिटी वाले बुक्स होते हैं उनमें कवर्ड है। आंसर क्या है फिर? ऑप्शन ए, लैंड क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल पेंटिंग के बारे में आपको बताना है। दसवंत और बसावन जो है वो 2 फेमस पेंटर थे अकबर के दरबार में। अगर आपने मेरी मुगल पेंटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो ये तो आपने डेफिनेटली करेक्ट आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने उसके अंदर बात की है और ये ईजी स्टेटमेंट भी है, ये एनसीईआरटीज़ के अंदर भी गिवन है। फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, ड्यूरिंग शाहजहां राइन्स मुगल पेंटिंग रीच देयर जेनिथ। ये तो मतलब क्या ही बोला जाए, यूपीएससी सिविल सर्विस में भी बहुत बार आया है और अदर एग्जाम्स के अंदर भी बहुत बार आया है कि जहांगीर के टाइम पे जो मुगल पेंटिंग है वो अपने शिखर पर थी, चरमोत्कर्ष पर थी। हमसे करेक्ट पूछा गया है तो सेकंड तो गलत है और फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 1 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ईयरली मिडिवल सेंट बसवन्ना बिलोंग टू। ये भी बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। बसवन्ना सेंट कौन से ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे? वीर सेवा ट्रेडिशन, जिसे लिंगायत ट्रेडिशन के भी नाम से जाना जाता है, राइट। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आप बोल सकते हैं कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर बुक में, हर स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर कवर्ड होता है।
सो इवन आप बेसिक एनसीईआरटीज भी देखेंगे तो वहाँ पे बसवन्ना वीर सेविज्म के बारे में बहुत ही डिटेल में है, और 12th क्लास की थीम्स वाली एनसीईआरटी में तो कवर्ड है ही। बोला गया है कि जो वीर सेवा मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था बसवन्ना के द्वारा, और उनके कंपेनियंस का नाम है अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी। अगर आपको याद हो तो हाल ही में जो मैंने क्वेश्चन सीरीज बनाई थी उसके अंदर अक्का महादेवी वाला क्वेश्चन था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी कवर कर लीजिए। ये जो मूवमेंट है वो कर्नाटक के अंदर मिड 12th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था। टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीर सेवा आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्विलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया वीर सेवा मूवमेंट से, और ये सारे स्टेटमेंट्स फ्रेम किए गए थे कि इक्विलिटी की बात करता है, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट सिस्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। राइट, ये वीर सेवा मूवमेंट की बात थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडिया ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। यानी स्वदेशी और फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट का जो आइडिया है वो पूरे देश में फैल गया। इस संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक अप द स्वदेशी कॉल इन बनारस सेशन विच वाज प्रिजाइडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी कॉल जो है वो बनारस सेशन में लिया, जिसे प्रिजाइड किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है द मूवमेंट वाज प्रिजाइडेड ओवर इन बंगाल। बंगाल में जो है वो सैयद हैदर रजा के द्वारा ये मूवमेंट को प्रिजाइड किया गया था। सो अपने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, बेसिक एनसीईआरटीज में भी है कवर्ड, और वैसे मैं स्पेक्ट्रम पे यहाँ पे बात करता हूँ। सो यहाँ पे बोला जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1905 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के प्रेसिडेंटशिप में आईएनसी का जो सेशन है वो बनारस के अंदर स्टार्ट किया गया। और अगर हम लोग बात करें स्वदेशी मूवमेंट की, तो ये मूवमेंट जो है वो स्प्रेड हो गया अदर पार्ट्स में भी, जैसे पूना और बॉम्बे में अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक जी, और उसके बाद पंजाब में लाला लाजपत राय के अंडर और अजीत सिंह के अंडर, और इसी तरह से दिल्ली में इन दिल्ली अंडर सैयद हैदर रजा। ठीक है, दिल्ली और जम्मू में, जम्मू हालांकि यहाँ मेंशन नहीं है, दिल्ली और जम्मू में सैयद हैदर रजा के अंडर में ये, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के अंडर में स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया गया। सो हमने यहाँ पे देखा कि प्रेसिडेंटशिप जो है वो गलत दी गई है फर्स्ट में। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले होगा, ना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली और जम्मू में सैयद हैदर रजा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सो हमें करेक्ट पूछा गया था, तो यहाँ पे आंसर बनेगा डी, ना ही 1 करेक्ट है ना ही 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेक्स लोकी एक्ट 1850 के बारे में आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। सो ये एनसीईआरटीज वगैरह में डायरेक्टली कवर नहीं किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोवाइडेड राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज टू हिंदूज कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। सो बेसिकली लेक्स लोकी एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी इनहेरिट करने की बात बोली जाती है, हिंदूज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। सो इवन अगर आप आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में सबसे सिंपल वाला भी देखें, डांसिंग गर्ल, जो कि हर किसी को पता होता है, एनसीईआरटी में भी फिगर के साथ ये डिटेल में कवर किया गया। सो डांसिंग गर्ल जो है वो मोहनजोदारो की आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है। सो डी को अगर आप 3 के साथ मैच करेंगे तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे डी को 3 के साथ मैच किया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। लोथल का देख लेते हैं। ऑफकोर्स लोथल में डॉकयार्ड है, कालीबंगा प्लाउडेड फील्ड्स है, और धोलावीरा जो है वो एन इंस्क्रिप्शन कंप्रोमाइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट। ओके, सो 81 का आंसर क्या है फिर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज अ मेजर सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मौर्यन एज। यानी मौर्यन काल के स्टडी से रिलेटेड कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक मेजर सोर्स है। सो पता है हम सबको कि जो अर्थशास्त्र है बेसिकली वो मौर्यन एम्पायर से ही डील करता है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का गद्दी में एक्सेशन हुआ। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। द इन्फॉर्मेशन गिवन इन इंडिका बाय मेगास्थनीज इज सप्लीमेंटेड विथ अर्थशास्त्र। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपको याद हो तो मेगास्थनीज या ग्रीक्स के द्वारा चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस बोला जाता था। सो बेसिकली ये जो है मौर्यन एम्पायर के टाइम से ही डील करता है। सो फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही है। तीसरा बोला गया द अर्थशास्त्र डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंसेज टू द मौर्याज देयर एम्पायर चंद्रगुप्त और पाटलिपुत्रा। ये कैसे पॉसिबल है? अर्थशास्त्र तो डील ही करता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, पाटलिपुत्रा के बारे में, तो थर्ड तो गलत है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है विच सेट ऑफ 3 टेक्स्ट डिड शंकराचार्य कोल्ड प्रस्थानत्रायी। यानी प्रस्थानत्रायी किन जो 3 टेक्स्ट को शंकराचार्य के द्वारा बोला गया है। सो देखिए, प्रस्थानत्रायी का मतलब होता है, प्रस्थान का मतलब द सोर्स ऑफ अथॉरिटी और त्रायी का मतलब 3, राइट। तो ये जो प्रस्थानत्रायी है वो उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्रास, ये 3 की बात की गई है। सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये बेसिक सोर्सेज में तो कवर्ड नहीं है।
नाउ ये क्वेश्चन देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में आपको बताना है। मैंने बेसिकली चार्टर एक्ट और जितने भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट है वो सारे मैंने वीडियो सीरीज़ के थ्रू कवर कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे अगर आपने देखा हो अगर उस वीडियो को, तो बहुत ही डिटेल में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। पहला बोला गया, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो बिल्कुल सही है, 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, बट दो एक्सेप्शन थी, चाय में और चाइना के साथ ट्रेड में। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों एक्सेप्शंस को भी खत्म कर दिया गया और पूरी तरह से ट्रेड मोनोपोली को ही अबॉलिश कर दिया गया। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया, इट असर्टेड द सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे में बोला गया, क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एंटर इन इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगेन बेसिक सोर्सेज में ये कवर्ड है 1813 के एक्ट के बारे में। जैसे स्पेक्ट्रम में भी दिया गया कि कंपनी के मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, दो एक्सेप्शन थी बस, और सॉवरेंटी ऑफ क्राउन की बात की गई, क्राउन को सॉवरेन बनाया गया। और इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिट कर दिया गया इंडिया में आने के लिए एंड प्रीच देयर रिलीजन। वैसे उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो 1773 से लेकर 18 लास्ट तक जितने भी सारे चार्टर एक्ट आए वो सारे मैंने कवर किए हुए हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन। अब अदर सेक्शन से भी जो क्वेश्चन आए वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।